दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी विद निराला यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मुझे आशा है कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे और आप अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं हिंदी वर्णमाला को और हिंदी वर्णमाला में पढ़ रहे हैं हम व्यंजन। तो दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में व्यंजन के प्रकार बताए थे, जिनमें हमने स्पर्श व्यंजन को पढ़ लिया था और स्पर्श व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं उनको भी बारी बारी से पढ़ लिया था। तो अब बारी है अंतस्थ व्यंजन की। तो दोस्तों, हम पढ़ते हैं अब अंतस्थ व्यंजन को। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तो दोस्तों समझिए, जिस व्यंजन का उच्चारण, यानी जिन व्यंजन का उच्चारण न तो स्वरों की भांति होता है और न ही व्यंजनों की भांति होता है, अर्थात ये कहें कि जिनका उच्चारण जीभ, तालु, दांत और ओठ को परस्पर स्पर्श करने से होता है, यानी ये एक दूसरे को स्पर्श करते हैं इनका उच्चारण करते समय। परंतु एक बात और है, परंतु कहीं भी पूर्ण रूप से स्पर्श नहीं होते करते, परंतु ये पूर्ण स्पर्श नहीं करते, अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या दोस्तों कितनी होती है? 4 होती है। कौन से होते हैं? ये, रे, ले और वे, है ना? ये 4 होते हैं। 1 2 3 4, ये 4 होते हैं। इनमें भी एक खास बात है इन 2 वर्णों की। कौन से की? कौन से की? इनकी, ये और वे, इनको अर्धस्वर भी कहते हैं। याद रखना, एग्जामिनर पूछ लेता है कि अर्धस्वर कौन कौन से वर्ण को कहते हैं, वर्णों को कहते हैं। तो उनमें 2-2 वर्ण दे रखे होंगे या फिर एक वर्ण दे रखा होगा, तो ये पूछेगा कि इनमें से कौन सा अर्धस्वर है। तो आपको जब याद होगा तो ये और वे के बारे में जानकारी होगी तो आप कर देंगे। दोस्तों, इतनी बात समझ में आई होगी। चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं हम लुंठित व्यंजन। लुंठित व्यंजन, लुंठित व्यंजन कौन कौन सा होता है, कौन कौन से होते हैं, जानिए। लुंठित व्यंजन क्या? लुंठित व्यंजन, लुंठित व्यंजन जिन व्यंजन वर्ण का उच्चारण करते समय वायु जीभ के ऊपर से लुढ़कती है, लुढ़कती हुई बाहर निकलती है। जैसे रे, एक आप रे का वो करिए, रे 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 रे, तो खड़ी हो जाती है जीभ, है ना, बोलते समय। जिन व्यंजन वर्ण का उच्चारण करते समय वायु जीभ के ऊपर से लुढ़कती हुई बाहर निकलती है उसे लुंठित, और दूसरा नाम इसका प्रकंपित, यानी इसे प्रकंपित व्यंजन भी कहते हैं। दूसरा नाम प्रकंपित व्यंजन, या तो लुंठित व्यंजन पूछा जाएगा या प्रकंपित व्यंजन। ये शब्द दे देगा रे को दे देगा एग्जामिनर, और उसमें पूछेगा कि इनमें से रे को दे देगा और कई वर्णों को दे देगा भिन्न भिन्न प्रकार के, तो पूछेगा कि लुंठित वर्ण कौन सा है, तो रे, और पूछ लेगा कि रे को क्या कहा जाता है, अन्य अन्य नाम दे देगा। जैसे अंतस्थ व्यंजन तो है ही है ये, सॉरी, इनमें लुंठित है ना, और भी दे देगा अलग, काकल्य ध्वनि वगैरह ये ऐसे करके दे देगा। दंतोष्ट व्यंजन कह देगा या अलग अलग कह देगा, इसमें लुंठित डाल देगा या प्रकंपित व्यंजन में। तो आपको जब भली भांति पता होगा कि रे को लुंठित और प्रकंपित व्यंजन बोलते हैं, तो आप वहाँ मतलब प्रश्न का हल कर देंगे। तो दोस्तों, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम पढ़ेंगे क्या? संघर्षहीन व्यंजन। आप सोच रहे होंगे संघर्षहीन व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तो हम आपको बताते हैं कि संघर्षहीन व्यंजन ये होते हैं। कौन कौन से होते हैं दोस्तों? संघर्षहीन व्यंजन, पहले तो संघर्षहीन व्यंजन के बारे में जान लीजिए कि संघर्षहीन व्यंजन कौन कौन से होते हैं। वे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण करते समय वायु बिना संघर्ष के बाहर निकलती है, कि हम आसान, जैसे हम किसी वर्ण का उच्चारण करें और हम आसानी से बोल लें, है ना, कोई भी
ज़्यादा कठिनाई ना हो बोलने में, कोई संघर्ष करना ना पड़े हमारे वायु को निकलने में, तो उन्हें संघर्षहीन व्यंजन कहते हैं। या अर्धस्वर, जो मैंने अर्धस्वर बताए, इनमें क्या कौन से में, अंतस्थ व्यंजन में य और व अंतस्थ व्यंजन, तो ये क्या है संघर्षहीन। कौन कौन से, ये और व, ये संघर्षहीन है। इनका उच्चारण करते समय हमें कोई किसी भी प्रकार का संघर्ष नहीं करना पड़ता और हम आसानी से इनका उच्चारण कर लेते हैं। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों, हाँ अब आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम जानेंगे पार्श्विक व्यंजन के बारे में। पार्श्विक व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन कौन कौन से होते हैं, किन्हें कहते हैं पार्श्विक व्यंजन। एक चीज़ और बता दूँ, यानी पार्श्व शब्द का अर्थ होता है, यानी इसका पार्श्व, यानी मैं बताऊँ इन्हें तो आपको बताऊँ, ये पार्श्व इसका होता है, इस शब्द का मतलब होता है, इस शब्द का अर्थ होता है क्या, बगल, यानी हमारे बगल, यानी सहारे सहारे में, मतलब सहारे किनारे में, बिल्कुल है ना, इसका ये कह लें समझने के लिए, बगल में। यानी जिस व्यंजन का उच्चारण करते समय वायु जीव के दोनों बगल से निकलती है। जब हम उच्चारण करते हैं ना, ले यानी ले, ला होता है जो ले कहते हैं उसे, तो ला बोलेंगे तो बड़ी ए की मात्रा का बोध होता है, तो ले इसलिए बोलते हैं। इसमें छोटे ए की, यानी आ की, छोटा आ होता है जिसे बोलते हैं ए, तो उसकी ध्वनि इसमें सम्मिलित होती है, इसलिए इसको ले बोलेंगे। जिस व्यंजन का उच्चारण करते समय वायु जीभ के दोनों बगल से निकलती है, यानी जीभ है उसके साइड से, इधर उधर से निकलती है, इसलिए इनको क्या कहेंगे, कहते हैं पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। तो मैंने आपको बता दिया होगा, बोल के तो बता दिया, अब मैं लिख के बताता हूँ कि ये होता है पार्श्विक व्यंजन, ये वाला। ठीक है दोस्तों, इतनी बात समझ में आ गई होगी। और अब हम पढ़ते हैं ऊष्म व्यंजन। हमने देखो व्यंजन के प्रकार बताए, मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं, स्पर्श व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। हमने स्पर्श व्यंजन को जान लिया और स्पर्श व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं उन्हें बारी बारी से भी जान लिया, और अंतस्थ व्यंजन को भी पढ़ लिया हमने। और अब बारी है ऊष्म व्यंजन की, तो अब हम ऊष्म व्यंजन के बारे में पढ़ते हैं। हम पढ़ेंगे ऊष्म व्यंजन। अब ऊष्म व्यंजन के बारे में जानते हैं, पहले तो इसकी परिभाषा को जानेंगे, क्योंकि तब तक हम परिभाषा नहीं जानेंगे, उसका मतलब नहीं जानेंगे, उसके बारे में नहीं जानेंगे तो हमें समझ में नहीं आएगा। तो हम पढ़ते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं, देखो दोस्तों, जिस व्यंजन का, यानी जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय घर्षण के कारण गर्म वायु बाहर निकलती है। जब हम जिन वर्णों का उच्चारण करते हैं ना, तो हमारे अंदर, हमारी मांसपेशियों से, हमारी जीभ, यानी जीभ से अलग अन्य मांसपेशियों से हमारी जीभ का घर्षण होता है, यानी घर्षण होता है, तो उसके कारण हमारी जो वायु अंदर से, यानी प्राण वायु निकलती है जो, वो गर्म हो जाती है, जिसके कारण से इन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु गर्म निकलती है, इसलिए इनको ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनको ऊष्म व्यंजन की संज्ञा दी गई है। ये ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तो हम इनको आपके सामने रखते हैं कि कौन कौन से होते हैं। देखो ये वाले कौन कौन से, से और है, ये ऊष्म व्यंजन है। जब हम इनका उच्चारण करेंगे तो हमारा उच्चारण करते समय ना वायु गर्म हो जाएगी और ये गर्म वायु निकलेगी हमें। नहीं तो आप आगे मुंह के आगे इनका उच्चारण करिए और मुंह के आगे हाथ लगाइए, हथेली को थोड़ा, और तब उच्चारण करिए, तब आपको आभास हो जाएगा, अनुभव हो जाएगा कि हाँ गर्म वायु निकल रही है, और आप समझ जाएंगे कि हाँ ये वास्तविक ऊष्मी व्यंजन ही है। तो दोस्तों इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब पढ़ेंगे संघर्षी व्यंजन। संघर्षी व्यंजन कौन कौन से होते हैं हम आपको बता दें। संघर्षी व्यंजन, जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय 2 उच्चारण तत्व यानी अवयव
इतने निकट आ जाते हैं कि वायु निकलने का मार्ग सकरा हो जाता है। जब हम ऐसे वर्णों का उच्चारण करते हैं तो दो अवयव निकट आ जाते हैं, उनमें दो वर्णों की ध्वनि विद्यमान होती है, तो इसलिए निकट आ जाते हैं, तो इसलिए वायु निकालने का मार्ग सकरा हो जाता है। सकरा का मतलब छोटा हो जाता है, जिससे वायु को बाहर निकलते समय संघर्ष करना पड़ता है। दोस्तों, अगर हमें कहीं जैसे कहीं भी किसी जगह में यानी जिसका निकलने का मार्ग छोटा हो और हमें ऐसी सूचना मिले, वैसे तो ना हो ऐसा कभी भी भविष्य में, कि हमें कोई इमरजेंसी की, समझ गए होंगे आप कि कभी इमरजेंसी की हमें सूचना मिली कि भाई ये होने वाला है, जैसे किसी फिल्म में मतलब वो होती है अनाउंसमेंट होता है कि मतलब ये होने वाला है, तो जनता में मतलब अफरा तफरी मच जाती है और वो भागती है और एक ही उसका द्वार होता है। तो हमें संघर्ष के साथ निकलना पड़ता है, क्योंकि हमें आसानी से नहीं निकल पाते ना। तो ऐसे ही इनका उच्चारण करते समय हमारी जो वायु संघर्ष करके निकलती है ना, इसलिए इनको संघर्षी व्यंजन कहते हैं। अब वहाँ हमें ऊष्म व्यंजन की बात थी कि ऊष्मा क्या होती है, वो क्या नहीं, अग्नि को भी कहते हैं ना, तो इसलिए वो गर्म निकलती है, इसलिए ऊष्म व्यंजन हैं। वही वर्ण है ना, हैं वही वर्ण संघर्षी व्यंजन कौन कौन से से और है, ये चारों वर्ण हैं। इनको संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं और ऊष्म व्यंजन भी कहते हैं। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। अब हम पढ़ते हैं संयुक्त व्यंजन। अब आप संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं दोस्तों? इन तीनों के अलावा, यानी जो हमने स्पर्श व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन बताए थे, इनके अतिरिक्त भी दो प्रकार के व्यंजन और होते हैं। कौन कौन से होते हैं उनके बारे में हम जानते हैं। आगे चलते हैं, क्या पढ़ेंगे? संयुक्त व्यंजन। दोस्तों, संयुक्त व्यंजन जिन व्यंजनों का निर्माण दो व्यंजनों के मेल से होता है। भाई ये संयुक्त शब्द से आप जान गए होंगे कि भाई यहाँ कोई संधि हुई है दो वर्णों में, है ना, तभी तो दो व्यंजनों के मेल से होता है। जिन व्यंजनों का निर्माण दो व्यंजनों के मेल से होता है उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है दोस्तों? 4। इनकी संख्या 4 होती है। अंतस्थ व्यंजन भी 4 थे, ऊष्म व्यंजन भी 4 थे, और देखो संयुक्त व्यंजन की संख्या भी 4 है ना। अब ये कैसे कैसे, अब हम आपको समझाते हैं। हमने माना क्या, हम इसे उठाते हैं, त्रय को उठाते हैं, चलो इससे समझते हैं। तो जब हम इन्हें तोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा? तय यानी हलंत, बगैर स्वर के, यानी आधा, ये कहें तो आधा, है ना। रे, ये भी बगैर स्वर के, क्योंकि स्वर से ही हमारे पूर्ण व्यंजन की यानी का निर्माण होता है। और ए, यानी 3 वर्णों से मिलकर के ये बना है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हाँ, ये संयुक्त रूप से बना हुआ है, इसलिए इसको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो तय रे ए, यानी ये 3 खंडों में विभाजित हो गया, और ये संयुक्त रूप से इनके सहयोग से इसका निर्माण होता है, इसलिए इनको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। दोस्तों, आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं ये बता दूं कि 4 संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं। इतनी तो बात मैंने एक व्यंजन उठा करके आपको समझा दी। अब हम बताते हैं कौन कौन से व्यंजन होते हैं। 6 है ना, और त्रय है ना, और गे है ना, और श्रय है ना। ये अब ये कह रहे होंगे, चलो हम अब बारी बारी से इनको तोड़ के भी बताते हैं। चलो बारी बारी से हम इसे हम इसको तोड़ेंगे। ये कै प्लस से और प्लस ए, इससे मिलकर, इन तीनों वर्णों से मिलकर बनता है। और त्रय तो बता दिया, गे, ये जे प्लस या प्लस ए, इन तीनों वर्णों से मिलकर बनता है। दोस्तों, अब बचा श्रेय, तो अब उसके बारे में भी जानते हैं।
ये इससे और इससे और इससे यानी मिलकर बना होता है। दोस्तों आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। हमने यानी स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन के अतिरिक्त हमने 2 व्यंजनों के बारे में और बताया, यानी संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन को तो हमने पढ़ लिया। अब दूसरे की बारी है द्विगुण व्यंजन। अब उसको भी हम समझते हैं। अब हम पढ़ेंगे क्या, द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन कौन कौन से होते हैं। अब द्विगुण व्यंजन देखो दोस्तों, द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन ये होते हैं। आप समझ गए होंगे, मैंने पीछे भी बता दिया है ना। और इनका कभी भी शुरुआत शब्द के शुरू में इनको कभी भी नहीं देखने को नहीं मिलेंगे। ये कहने का मतलब ये है ना, द्विगुण व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है जी। यानी ड़ ढ ऐसे व्यंजन हैं जिन्हें द्विगुण व्यंजन कहा जाता है। ड और ढ यानी ये ड और ढ, ढ के नीचे यानी ये नुक्ता, यानी ये नुक्ता लगाकर 2 नए व्यंजन ढ ढ ढ बनाए गए हैं। ये संयुक्त व्यंजन हैं, ये संयुक्त व्यंजन हैं। दोस्तों इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। दोस्तों हम गृहीत और आगत व्यंजन के बारे में भी और जान लेते हैं। गृहीत और आगत व्यंजन कौन कौन से हैं, कौन कौन से। गृहीत, गृहीत या ये कहें आगत व्यंजन कौन कौन से हैं। गृहीत और आगत व्यंजन दोस्तों के, खे, गे, जे, फे। आप बोल रहे होंगे यही आगत व्यंजन है। नहीं, अभी आगत व्यंजन नहीं है ये। आगत व्यंजन अब होंगे, इनके नीचे नुक्ता लग जाएगा ये, तब आगत व्यंजन कहलाएंगे ये अब है ये आगत व्यंजन। ये राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के अनुसार इनकी संख्या कितनी है, 5। कितनी है इनकी संख्या, 5। इनकी संख्या 5 है। तो दोस्तों इनकी संख्या 5 है। तो दोस्तों हम लंबी वीडियो को न खींचते हुए अपनी वीडियो को यहीं रोकते हैं दोस्तों, और आपसे निवेदन करते हैं कि हमारे चैनल को, हिंदी विद निराला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपको आगे के यानी टॉपिकों के यानी तथ्यों के बारे में भी जानकारी कराते रहें। तो दोस्तों सभी को जय हिंद। सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद।